16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बम को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। मानव इतिहास में पहली बार एक ऐसा बम मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बम को बनाने वाले भौतिकविद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको जर्रा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया हुआ हथियार वाकई में इतना खतरनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो वो भी हैरान रह गए। Now I am become death, the destroyer of worlds. मिस्ट्री के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत सारे अंजाम दिए थे, लेकिन इनको इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बम के तौर पर याद रखा जाता है। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कम्प्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी दिलचस्पी था। हार्वर्ड से निकलने के बाद थ्योरिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की गोंटिगेन मिनिस्ट्री में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। वह किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पर ही इनकी ज्यादा ध्यान रहा करता था। वह वापस यूएस आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल बम बनाने का टास्क दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हिटलर का यह खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बम पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। इस मशहूर प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बम शायद कभी नहीं बन पाती अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह लेटर न लिखते। खैर, अब होना तो यह चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह लेटर लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को यह शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट मैनहट्टन का कमान दिया गया। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बसाया गया जिसको आज लॉस एलामोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट इस नए प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट में लगभग 2 अरब यूएस डॉलर खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के दौरान चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम न पड़ सके। इनमें संस्थान, टेक्नीशियन और रिसर्चर समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको यह डायरेक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वह किसी को कुछ नहीं बताएं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताना है। जहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको एक जाली नाम दिया गया था। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पर। वह एड्रेस था पीओ बॉक्स 166 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए जहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले सभी लेटर्स को खोल कर पढ़ता था और उसके बाद वो आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स को भी पहले पढ़ लिया जाता था, उसके बाद उन्हें आगे भेजा जाता था। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर एंट्री पास के बगैर न अंदर जा सकते थे और न ही एग्जिट पास के बगैर बाहर निकलना मुमकिन था। यहाँ तक कि लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में ही सिटी नेम नहीं बल्कि सिर्फ पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको लिखा होता था। यह सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बम से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक न हो सके। ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ही न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर चुके थे। यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम को टकरा करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन
146 न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको अगर प्लस कर ले तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238 सामने आता है। अब वैज्ञानिकों के कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद यह नतीजा निकला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है। यह बहुत ही अनस्टेबल एलिमेंट है, यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्लिप्ट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा करता है। स्लिप्ट होते ही नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम से मिलते हैं और यह रिएक्शन बार बार रिपीट होता रहता है। यह सारा चेन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रो सेकेंड के अंदर अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शन का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलती है। अगर एक न्यूक्लियर बम को नॉर्मल TNT बम से कंपेयर किया जाए तो यह हाथी को चींटी से मिलाने जैसा ही होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा ले कि 1 kg एटॉमिक बम 3500 kg TNT बम के बराबर होता है। यानी लिटिल बॉय बम जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थी, इतना ही तबाही TNT बम से करनी पड़ती तो अमेरिका को 1.5 करोड़ kg वजनी TNT बम चाहिए होता। यह इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बम में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है कि यह एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जाता है। रिसर्चर ने यूरेनियम की टक्कर का ही एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। यह एलिमेंट प्लूटोनियम 244 था। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले यह बम न तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बम तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इसकी शिद्दत देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, वह खुद भी इस हथियार से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला यह पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसकी इंसानियत पर क्या असर हो सकता था, यह जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। उम्मीद है द मिस्ट्री की ये भी वीडियो आप लोग भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।